हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पे पेपर करेंगे। ये 7 दिसंबर 2017 का पेपर है। पिछली बार 2017 में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो वित्त मंत्रालय करता है। इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री इस वक्त पे अपनी है निर्मला सीतारमन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था। दरअसल अगर देखा जाए ना, तो आर्थिक उदारीकरण की अगर हम बात करें तो ये 1984 और 85 के समय शुरू हो गया था, पर पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। तो उसके बाद में ये 1991 में पूरी तरह से लागू हुआ आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण में क्या होता है कि हम लोग है ना, बाज़ार के ऊपर मतलब निर्भर ज़्यादा हो जाते हैं। सरकार का हस्तक्षेप एकदम कम हो जाता है इसके अंदर। सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई एक देश दूसरे देश पे अगर कब्जा कर लेता है तो उसके आर्थिक नियंत्रण को क्या कहा जाता है। तो उसके आर्थिक नियंत्रण को कॉलोनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से दिए हुए थे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉलोनी लिखा था, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी याद करनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके तहत वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए तथा वोट समान मूल्य का होना चाहिए। मतलब कि हर किसी का एक वोट होगा और हर किसी के वोट की एक ही वैल्यू होगी। ये लोकतंत्र में ही ऐसा संभव हो पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है लोकतंत्र। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान है। तो अगर नए राज्य की बात करें ना हम, तो नए राज्य आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। ऐसा आर्टिकल पहले में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्य का संघ होगा, और दूसरे में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में जो नए राज्य प्रवेश करने की उनकी स्थापना का प्रावधान है। जैसे कि अगर कल को हम पाकिस्तान को ऐसे हम कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो वो हमारे हमारे अधीन हो जाएगा। वहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक ही इंडिया के नागरिक हो जाएंगे। तो उस समय पे आर्टिकल 2 इस्तेमाल में होगा, अनुच्छेद 2। ठीक है, और अगर बात करें अनुच्छेद 3 की और 4 की, तो ये सारे 1 2 3 4 ये संविधान के भाग पहले में आते हैं, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये वाला मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आया था ये क्वेश्चन। इसमें कहा गया था कि हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इससे रिलेटेड कई सारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए थे नीचे, उनमें से छांटना था कि ये कौन सा मौलिक कर्तव्य होगा और कौन सा नहीं होगा। तो मौलिक कर्तव्य होते हैं कि हमें अपने देश की हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें हमारे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और देश को कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें जाना चाहिए। ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 है जो उसका ए है, उसमें 51A, आर्टिकल 51A के अंदर आता है। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए हैं। रसिया की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य में सबसे बड़ा हाथ किसका था, मतलब किसने सजेस्ट करे थे मौलिक कर्तव्य और किसने इन मौलिक कर्तव्यों को बनाने में मेहनत करी थी। तो वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी, तभी 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य हमारे इस वक्त हैं कितने। तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 10 थे। पहले हमारे स्टार्टिंग में तो 10 थे, पर अब हमारा एक मौलिक कर्तव्य बढ़ गया। वो बढ़ा था, 11वां मौलिक कर्तव्य बना वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बढ़ा था वो। और उस संविधान संशोधन में ये था कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और इससे एक मौलिक कर्तव्य होगा राज्य का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा मगध है, मगध साम्राज्य। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद थे। पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मगध ही होता है। हमेशा मगध से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को भी समझ नहीं आया कि इतना आसान क्वेश्चन दे कैसे दिया दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम में। इसमें ये पूछा गया है कि भारत में किसने नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। तो इसका तो सीधा सा आंसर है गांधी जी ने। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इजी दे रखा है ये। तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि महात्मा गांधी ने ये 1930 में नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन या नमक कानून, इसे कई नामों से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था 1930 में। ये एक 24 दिनों की यात्रा थी इनकी। इसमें इनके 79 अनुयायी इनके साथ जाके, और इन्होंने वहाँ पे जाके नमक बनाया और नमक के कानून को तोड़ा, और शांतिप्रिय ढंग से। गांधी जी वैसे भी अहिंसा के खिलाफ हमेशा से ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1934 के बाद मुस्लिम लीग का प्रमुख प्रवक्ता कौन बना। तो मुस्लिम लीग का प्रवक्ता बना 1934 के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के नोटों पर भी मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो है, जैसे हमारे भारतीय नोटों पर गांधी जी की फ़ोटो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था। तो चौथे स्थान पर शूद्र था। ठीक है, ये 4 वर्णों में हमारे समाज को बांटा हुआ था पहले के समय में। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ठीक है, और उसके अगला क्वेश्चन ये वाला आता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले थे। उन्होंने 1873 में इसकी स्थापना करी थी, सत्यशोधक समाज की। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत ही मतलब इन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। ये हमेशा से उनके समर्थन में रहते थे, उनके लिए हमेशा कदम उठाते थे। और ये बाल विवाह और सती प्रथा, इन सब कुरीतियों के खिलाफ भी थे। और ये हमारे समाज सुधारक भी हैं, और एक ये अच्छे राजनीतिज्ञ तो नहीं थे, पर ये इन्होंने मतलब देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ये इन्हें क्रांतिकारी भी कहा जाता है, ये क्रांतिकारी भी थे। ठीक है गाइज, हमारे चैनल पे सारे के सारे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, अगली बार फिर और भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर सारे के सारे एग्ज़ाम में सारे के सारे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर पूछे ही जाते हैं। प्रीवियस ईयर से लगभग 30 to 40% पेपर आने वाला प्रीवियस ईयर से ही होगा। इसीलिए अभी कई सारे पेपर हैं, मैं उन सबका धीरे धीरे करके हम लोग एनालिसिस करवा देंगे। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद।